हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का डेफिनेशन, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, ओहम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में बात किए थे। रेजिस्टेंस कौन सा चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 3, 4, 5 एक साथ कॉम्बाइन कर देंगे रेजिस्टेंस को, तो क्या हो जाए, उसका वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस है, एक है 3 ओम और एक 5 ओम, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना ओम बनेगा पूरा सिस्टम का, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कॉम्बाइन करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से कॉम्बाइन किया जा सकता है, एक है सीरीज कनेक्शन और एक है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है? सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है 1 by 1 जोड़ देना, मतलब इसका जो एंड पॉइंट है उसका शुरुआत जोड़ देना है। पहला रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरा का फर्स्ट पॉइंट से जोड़ेंगे, इसका एंड पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट से जोड़ेंगे, 1 by 1 जोड़ देना है और उसके साथ क्या लगा देना है, एक बैटरी लगा देना है। मान लेते हैं कि एक बैटरी हम लगाए B। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अच्छे से सुनना। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, मतलब यहाँ से जो करंट निकलता है आई करंट, वो क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है। आई करंट ऐसे फ्लो होके वापस आ जाएगा, तो करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, करंट इज कांस्टेंट फॉर एवरी रेजिस्टर, एवरी रेजिस्टेंस। सीरीज कनेक्शन में हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। मतलब ये जो टोटल 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ इसके अक्रॉस में डेवलप होगा, इसके अक्रॉस में होगा, इसके अक्रॉस में होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब इसके अक्रॉस में कितना होगा, मान लेते हैं कि V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस में V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस में V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों मिला के V है। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा। मतलब सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो शेयर हो जाता है, लेकिन करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो V पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल, वो इन तीनों का सम है, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, शेयर हो जाता है। तो V1 क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है R1, R2, R3। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3, तो तीनों सम कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो जाता है, लेकिन करंट क्या होता है, सेम होता है। अब देखो V1 क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V1 मतलब इसके अक्रॉस में वोल्टेज, तो क्या लिखेंगे, I मल्टीप्लाइड बाई R1। V1 मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट यहाँ पे क्या है, I है, तो यहाँ पे करंट I, रेजिस्टेंस कितना, R1। हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, सिर्फ इसका लिख रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, IR2, और इसका वैल्यू क्या होगा, IR3। तो अगर हम लोग I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा V। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। क्या सर्किट ड्रॉ करना है, इक्विवेलेंट। हम लोग निकालना चाहते हैं कि तीनों मिला के कितना बना, इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 9 ओम है, तो तीनों मिला के क्या बनेगा वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे रेजिस्टेंस है जो इन तीनों का काम अकेले ही कर देगा। तो उसका रेजिस्टेंस ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R इक्विवेलेंट, R EQ मतलब R इक्विवेलेंट, और उसका अक्रॉस में कितना बैटरी लगाया है, V, और करंट क्या कितना बह रहा है, I। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है वो कौन सा रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे इस सर्किट में ताकि इन तीनों का काम वो अकेला ही कर देगा, और इसको लगाने के बाद क्या होगा, करंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। बैटरी हम सेम लगाएंगे तो करंट में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एक कौन सा रेजिस्टेंस है जो तीनों का काम अकेला कर सकते हैं, वो इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा, देखो V इज इक्वल टू IR होगा, एक ही रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू IR, IR इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो AB भी है और AB भी है,
तो अगर दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, क्या कर देंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, दो इक्वेशन का अगर कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी भी, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, इसको और इसको बराबर कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया। मतलब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास 5 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, तो तीनों मिला के क्या बनेगा, 5 + 3 + 3 11 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सीरीज कनेक्शन का रूल। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है कि 1 by 1 हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, एक का जब खत्म हो रहा था तो दूसरा का शुरू हो रहा था, ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रेजिस्टेंस है सबका शुरुआत पॉइंट एक साथ जोड़ देंगे और जितना भी रेजिस्टेंस है उसका जो एंड पॉइंट है वो एक साथ जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसका शुरुआत पॉइंट एक साथ जोड़ देंगे और इसका एंड पॉइंट सभी एक साथ जोड़ देंगे और उसके साथ क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे। सॉरी, अब अच्छे से देखना है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, R2 है, R3 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब यहाँ से क्या होगा, करंट निकलेगा, I करंट। अब देखो I करंट जो यहाँ पे आएगा तो तीनों रास्ता मिल रहा है, तो कुछ इधर जाएगा I1, कुछ इधर जाएगा I2 और कुछ इधर जाएगा I3। मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में करंट शेयर हो जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। देखो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा सभी का। सो पोटेंट यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट अलग अलग हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो जाता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट क्या होता है, शेयर हो जाता है। कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, कुछ इधर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो करंट टोटल करंट है वो शेयर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर सब मिल के यहाँ पे फिर I वापस आ जाएगा। अब देखो I1 मतलब क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो V मतलब V ए फर्स्ट का करंट बाय फर्स्ट का रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली ये होगा V/R2, उसके बाद ये होगा V/R3। तो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा I। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और मान लो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं A, ये दोनों के लिए वैलिड है, यहाँ पे भी बनाना होगा, यहाँ पे भी बनाना होगा। अगर 2 और 3 को कंपेयर कर देंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, दो ही नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे कंपेयरिंग 2 and 3, 2 और 3 को अगर कंपेयर करेंगे, A भी I है, A भी I है, तो और दिस इज इक्वल टू दिस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। हम लोग 3 रेजिस्टेंस लेके काम कर रहे हैं लेकिन ये 3 रेजिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है, वो कई सारा रेजिस्टेंस होने से भी वैलिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होता है, तीनों का काम वो अकेले ही कर देगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग समराइज कर देते हैं कि 2 तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। अच्छे से ध्यान से सुनना। सीरीज में क्या होता है, 1 by 1 कनेक्ट करते हैं, मतलब एक का जब खत्म होता है तो दूसरा का शुरू होता है, उसका खत्म होगा फिर दूसरे का शुरू होगा, ऐसे हम लोग फिर इसका ऐसे कॉम्बाइन को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में एक का शुरू शेष होगा और दूसरा का शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। जितना भी रेजिस्टेंस है सबका शुरुआत एक साथ करेंगे और जितना भी रेजिस्टेंस उसका जो एंड पॉइंट वो एक साथ करेंगे और उसके साथ बैटरी लगा देंगे। यहाँ पे करंट क्या होता है, सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट शेयर हो जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे होता है, R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पे कैसे ऐड होता है,
1/R1 + 1/2 + 1/3 ऐसे ऐड होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम का 3 रेजिस्टेंस है टोटल, उसको हम लोग एक बार सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो यहाँ पे जो वैल्यू है R1 = 3 ओम, R2 = 3 ओम और R3 = 3 ओम, तीनों ही रेजिस्टेंस 3 ओम का है। जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट फॉर्मूला हम लोग को पता है, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 हो जाएगा क्या, 9 ओम। समझ में आ गया। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसे होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। R1 का वैल्यू बैठा देते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3, इसको एलसीएम करेंगे तो 3 होगा, 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 1, 3/3 1 होगा। सो 1/R = 1, सो R = 1 ओम इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट है, इसको R इक्विवेलेंट लिखो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 ओम का 3 कनेक्ट किया तो 9 हो गया, लेकिन पैरेलल में वो घट गया। मतलब जब सिस्टम का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम लोग कंबाइन करके उसको बढ़ा सकते हैं, और घटाना है तो पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास 25 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 ओम का कई सारा रेजिस्टेंस है, एक बॉक्स में कई सारा रेजिस्टेंस है, और हम लोगों को कितना प्रोड्यूस करना है, 25। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, देखो 12 अगर 2 करके 12 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 12 ऐसे करके कितना लेंगे, मतलब 2 ओम का 12 रेजिस्टेंस ले लेंगे तो हो जाएगा 24, एक काम हो गया। फिर एक कैसे लाएंगे, 25 हमको चाहिए, तो 24 तो हम इसको 12 ले लेंगे तो 12 × 2 तो 24 हो जाएगा, लेकिन एक कैसे प्रोड्यूस करेंगे, 2 को पैरेलल कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैंने कंबाइन करके हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन प्रोड्यूस एनी रेजिस्टेंस बाय कंबाइनिंग एनी अदर रेजिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या, हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट बहता है तो वो क्या हो जाता है, हीट्स अप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, मतलब उसमें कुछ हीट एनर्जी डेवलप हो जाता है। ये जो घटना है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिया है कि व्हेनेवर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इट हीट्स अप और हीट डेवलप्स एंड इट वार्म्स अप, इट इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो करंट फ्लो होने से क्या होता है, कुछ हीट डेवलप होता है, कुछ एनर्जी डेवलप हो जाता है उसके अक्रॉस में। ठीक है, गर्म हो जाता है कंडक्टर। तो कितना हीट डेवलप होगा वो कौन सा चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, वो हम लोग देख लेते हैं। जो हीट डेवलप होगा वो स्क्वायर ऑफ द करंट के साथ प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, नंबर 1, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके, कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस H इज प्रोपोर्शनल टू I² RT। यहाँ पे इक्वल्स टू साइन लाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा। तो ऐसा ही सिस्टम में क्या होता है, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अल्टीमेट फार्मूला क्या हो गया, H इक्वल्स टू I² RT। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है इसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये जो लॉ है, 3 जो लॉ है कि H प्रोपोर्शनल टू I², H प्रोपोर्शनल टू H प्रोपोर्शनल R एंड दिस, इसका एक नेम है, इसका नेम है जूल्स लॉ। क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, जूल्स लॉ रिगार्डिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना, यहाँ से लिखना अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू I² प्रोपोर्शनल T प्रोपोर्शनल टू R, इसको लिख देने से हो जाएगा। मतलब क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस में या फिर कंडक्टर में करंट फ्लो होने से वहाँ पे क्या होता है, हीट डेवलप होता है। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा
और जब इसमें I करंट बहेगा तो इसमें कितना हीट डेवलप होगा, I²R T, इतना हीट डेवलप होगा इन टाइम T टाइम तक अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें इतना हीट डेवलप होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो हीट एनर्जी डेवलप हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कौन दे रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी किसी भी जगह में क्रिएट नहीं हो सकता, वो दूसरे किसी जगह से यहाँ पे आ गया है, उसका घट गया है, इसका बढ़ गया है, टोटल एनर्जी सेम होता है। मतलब ये जो एनर्जी यहाँ पे आया है वो किसके वजह से आया है, इसके वजह से। बैटरी के अंदर क्या है, एनर्जी है, वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकता है। बैटरी के अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या हुआ, बैटरी की एनर्जी डिक्रीज हो गया और इतना एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी डेवलप हुआ वो एनर्जी कहाँ से मिला, बैटरी से मिला। इसका मतलब बैटरी ने कितना एनर्जी खर्चा किया, इतना। समझ में आ गया? तो हो गया एनर्जी। सो एनर्जी क्या हो गया, I²RT। इतना एनर्जी खर्चा करना पड़ा बैटरी को और उतना ही एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो गया। और जो कौन सा एनर्जी काम में आया, ये चीज़। अगर बल्ब रहेगा तो बल्ब जलता है, क्यों जलता है, वहाँ पे हीट डेवलप होता है। कौन देता है, बैटरी देता है। तो बैटरी का डिक्रीज होता है और इसका बढ़ जाता है। और पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी खर्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर का डेफिनेशन क्या था क्लास 9 में, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, था कि नहीं था? वर्क डन बाय टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना काम करता है उसको क्या कहते हैं, उस पर्सन का पावर कहते हैं। तो बैटरी का पावर मतलब क्या है, बैटरी पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, और जितना काम बैटरी कर रहा है उतना ही एनर्जी क्या हो रहा है, उसका खर्च हो रहा है। तो वर्क डन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंड एनर्जी। एक्सपेंड एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक्सपेंड एनर्जी कितना है, जितना एक्सपेंड किया उतना ही यहाँ पे डेवलप हुआ। तो यहाँ पे एक्सपेंड एनर्जी कितना हुआ, I²RT। टाइम दे के डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I²R। मतलब पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, I²R। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, I²R। इसका कोई और फॉर्मूला है क्या? हाँ, हो सकता है। देखो ये तो I और R है, अगर V हम लोग डालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/R उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। तो क्या हो जाएगा, V²/R। ये भी पावर का फॉर्मूला है, जो काम में आएगा वो हम लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग और एक काम कर सकते हैं, जो I²R है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, IR मल्टीप्लाइड बाय I लिख सकते हैं। एक ही बात है, IR की जगह V डाल देंगे तो VI हो जाएगा। मतलब पावर का और एक फार्मूला हो गया, पावर का टोटल 3 फार्मूला आ गया, I²R, V²/R, VI। जो सूटेबल है वो हम लोग लगाएंगे। समझ में आ गया? तो हो गया पावर। हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे कई सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर सीरीज कनेक्शन में बात हो रहा है तो वहाँ पे I सेम है, इसीलिए ए वाला फॉर्मूला सूटेबल है। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात हो रहा है तो ए वाला प्रॉब्लम सूटेबल है। तो कौन सा फॉर्मूला सूटेबल होगा वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन पावर का फॉर्मूला ए है। समझ में आया कि यहाँ पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन मतलब एक्सपेंड एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एक्सपेंड एनर्जी जितना हुआ उतना ही यहाँ पे डेवलप हुआ। तो कितना डेवलप हुआ वो पता है, मतलब ये कितना एक्सपेंड किया वो पता है, मतलब ये कितना काम किया वो पता है। I²RT डिवाइड बाई टाइम कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। पावर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब क्या होगा बोलो, जूल पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा? वर्क डन का क्या होता है, जूल, और इसका सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसका एक शॉर्टकट नेम भी है, इसका शॉर्टकट नाम क्या है, वाट, WATT। हम लोग इसे शॉर्ट में W भी लिखते हैं। तो पावर का यूनिट क्या होता है, SI सिस्टम में वाट होता है। समझ में आ गया? और इसका मतलब क्या, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एक मतलब निकला कि जो जूल पर सेकेंड है वही क्या है, वाट है कि नहीं है? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जूल इज इक्वल्स टू वाट इंटू सेकेंड। मतलब एनर्जी का यूनिट इज इक्वल्स टू पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट लिख सकते हैं। तो वाट सेकेंड भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है। मतलब जो हम लोग जूल बोलते हैं, जूल एनर्जी का यूनिट क्या होता है बोलो, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। लेकिन जूल और वाट सेकेंड वो एक ही बात है, वो एक ही नेम, अलग अलग नेम है, लेकिन चीज़ एक ही है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाट सेकेंड भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है घर में, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए। तो जूल को हम लोग वाट सेकेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वाट सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी मेज़र नहीं किया जाता है। वो किस में मेज़र किया जाता है, किलो वाट आवर से। वो जो इलेक्ट्रिसिटी मेज़र करते हैं हाउस में, वो क्या होता है, वो किलो वाट आवर में होता है, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, इसका नाम क्या है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। अब पूछोगे ये किसका यूनिट है भाई, तो ये एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट मतलब पावर, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है। तो एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमको मैथमेटिक्स करना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि जो किलोवाट आवर होता है, जो कि घर में रीडिंग देता है मीटर में, उसके साथ जूल का क्या रिलेशन है देखते हैं। देखो किलोवाट का पहले वाट करते हैं, किलोवाट से वाट कैसे जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, वाट आवर हो गया, इक्वल्स टू 1000 वाट आवर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो अल्टीमेटली कितना निकल जाएगा, देखो 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वाट सेकेंड। अब वाट सेकेंड बराबर ही तो जूल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 360000 जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल, इतना जूल। ये हो गया फॉर्मूला। इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल, ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। एक ही बात है, 1000 लिखना और 10⁵ लिखना, एक ही बात है। तो ये चीज़ बहुत ही आता है एग्ज़ाम में, समझ में आया। तो एक्चुअली हाउस होल्ड पावर सप्लाई जो होता है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है, वो इसके आधार पे आते हैं किलोवाट आवर। तो वो किलोवाट में मेज़र करते हैं, किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं। वो एनर्जी का यूनिट ही है, लेकिन वो थोड़ा सा सिंपली करोगे तो वही आ जाएगा जूल। ठीक है, लेकिन हम लोग को अगर मैथ करना है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये रिलेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं।